Hello everyone, my name is Atiya Zanab and today I have brought an important topic for all the classes, all the boards, which is narration. That means direct speech and indirect speech. So first of all, you need to understand what is the meaning of speech. Speech means spoken words. किसी के कहे हुए वर्ड्स को हम लोग कहते हैं स्पीच। आपने अपने स्कूल में या किसी फंक्शन पर या किसी ओकेजन पर बहुत सारी स्पीचेस दी होंगी ना, यानी आप जो भी वहाँ डिलीवर करते हो, जो भी बोलते हो, उसको स्पीच कहा जाता है। यानी किसी के कहे हुए वर्ड्स को हम स्पीच कहते हैं। अब ये डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इसको ग्रामर में हम लोग क्यों पढ़ते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। स्क्रीन पर आपके सामने दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। एक सेंटेंस है, रोहन सेड टू मीना आई विल टेल यू अ स्टोरी टुमारो। रोहन ने मीना से कहा, मैं कल तुमको एक कहानी सुनाऊंगा। अब इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से लिखा गया है, रोहन टोल्ड मीना दैट ही वुड टेल हर अ स्टोरी द नेक्स्ट डे। रोहन ने मीना को बताया कि वो उसे कल एक कहानी सुनाएगा। तो इसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। अब ये डायरेक्ट स्पीच इसको क्यों बोलते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच क्यों बोलते हैं, वो समझिएगा। सपोज रोहन ने जब ये वर्ड्स बोले, आई विल टेल यू अ स्टोरी टुमारो, ये क्या है, ये स्पोकन वर्ड्स हैं, राइट। किसके, रोहन के। किससे कहा था रोहन ने, मीना से। सपोज रोहन ने जब मीना से ये वर्ड्स बोले, मैं वहां खड़ी हुई थी, राइट। अब मैं रोहन के ये जो कहे हुए वर्ड्स हैं, ये मैं दोहराना चाहती हूँ किसी तीसरे इंसान से, जिसका नाम है मोहन। मोहन कोई तीसरा इंसान है। मैं मोहन के पास गई और मैंने कहा, मोहन तुम्हें पता है रोहन ने मीना से क्या कहा, रोहन सेड टू मीना आई विल टेल यू अ स्टोरी टुमारो, राइट। या मेरा दूसरा तरीका हो सकता है कि मैं मोहन को रोहन के ये कहे हुए वर्ड्स इस तरीके से बताऊं, रोहन टोल्ड मीना दैट ही वुड टेल हर स्टोरी द नेक्स्ट डे, राइट। सो आई विश आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको। देखिए, जब आप किसी के कहे हुए वर्ड्स को जो आपने सुना और उनके कहे हुए वर्ड्स को आप किसी तीसरे इंसान के पास जाकर रिपीट करना चाहते हो, उसके वर्ड्स को बताना चाहते हो कि किसने किससे क्या कहा, राइट। तो उसको एक्सप्रेस करने के आपके पास दो तरीके, या तो आप एग्जैक्टली बिना चेंज किए उसी के वर्ड्स को रिपीट कर दो जो तीसरे इंसान से बताओ, जिसको कहा जाता है डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट क्यों है, मतलब डायरेक्टली हमने वही वर्ड्स रिपीट कर दिए बताने में, हमने कोई चेंज नहीं किया। दूसरा तरीका होता है कि हम किसी की स्पीच को, यानी किसी के स्पोकन वर्ड्स को, किसी के कहे हुए वर्ड्स को कुछ चेंजेस के साथ तीसरे इंसान को बताएं। फॉर एग्जाम्पल, रोहन टोल्ड मीना, तो मैंने क्या क्या चेंजेस करे हैं यहाँ पे। मैंने सेड टू को टोल्ड कर दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा दिया, उसकी जगह मैं डैट ले आई। और आई क्योंकि रोहन अपने लिए कह रहा है ये बात, तो मैं जब मोहन को ये बात बताऊंगी तो आई थोड़ी ना बताऊंगी, क्योंकि मैं वो बात थोड़ी ना कह रही हूँ, रोहन वो बात कह रहा है। तो मैंने आई के प्लेस पे क्या ले लिया, ही ले लिया। सिमिलरली मैंने विल का वुड कर दिया, राइट। उसके बाद यू किसके लिए यूज हो रहा था, मीना के लिए। तो मैं यू मोहन को थोड़ी ना बोलूंगी, यू यहाँ किसके लिए यूज हो रहा है, मीना के लिए। तो मैंने यू के प्लेस पे हर ले लिया, टुमारो की जगह मैंने द नेक्स्ट डे कर दिया। यानी मैंने रोहन के कहे हुए वर्ड्स में क्या किया, कुछ चेंजेस कर दिए। क्या मीनिंग में कोई चेंज हुआ, नहीं। यानी कि किसी के कहे हुए वर्ड्स को जब हम बिना किसी चेंज के एग्जैक्टली वैसे ही रिपीट कर देते हैं, उसे कहा जाता है डायरेक्ट स्पीच। और अगर किसी के स्पोकन वर्ड्स में थोड़े बहुत चेंजेस के साथ किसी तीसरे इंसान को जब आप बताते हो, उसे कहा जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। तो आई विश डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि इसमें हम लोग पढ़ते क्या है, चैप्टर में है क्या। ओके, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कैसे हम लोग डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्ट करते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच से जब आप इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्ट करते हो तो टोटल आपको 5 चेंजेस करने होते हैं, जो मैंने इस सेंटेंस में किया। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने सेड टू को चेंज किया, राइट। फिर मैंने कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाया और एक कंजंक्शन का यूज किया। फिर मैंने आई के प्लेस पे ही किया, यू के प्लेस पे हर किया, यानी कि मैंने प्रोनाउंस में चेंज किए। उसके बाद मैंने विल को वुड किया, यानी कि मैंने टेंसेस में चेंज किए। फिर इस सेंटेंस में एक वर्ड आ रहा था टुमारो, जिसकी जगह मैंने लिख दिया द नेक्स्ट डे,
यानी कि मैंने कुल 5 चेंजेस करे हैं। तो ये चेंजेस मैंने अभी जल्दी जल्दी आपको बता दिया कि ये 5 चेंजेस मैंने कर दिए। तो अब मैं आपको आराम आराम से बताऊंगी कि ये 5 चेंजेस करते कैसे। तो आई विश आपको ओवरव्यू समझ आ गया होगा कि जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो टोटल कितने चेंजेस करते हैं, 5। कौन कौन से? सबसे पहले हमने सेट टू को चेंज किया, उसके बाद मैंने कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह एक कंजंक्शन लिया, उसके बाद मैंने प्रोनाउंस में चेंज किया, उसके बाद मैंने टेंस में चेंज किया, फिर एक वर्ड आया था जो कि प्रेजेंट टाइम को दिखा रहा था, उसको मैंने पास्ट टाइम कर दिया, द नेक्स्ट डे कर दिया। अब आप इन्हीं 5 चेंजेस को आराम से समझोगे डिटेल्स में, क्योंकि ये 5 चेंजेस जनरल लेवल पर है। जब आप इसके अंदर डेप्थ में जाओगे तो आपको उससे कई सारी चीज़ें पता लगेंगी, और इसी वजह से जो नरेशन चैप्टर है पूरा डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच बहुत बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है? क्योंकि ये जो 5 चेंजेस है ना, ये ऊपरी तौर पे तो आपको बहुत छोटे लग रहे हैं, लेकिन जब आप इसके अंदर डेप्थ में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि सेट टू को केवल टोल्ड में नहीं चेंज किया जाता, बहुत सारी चीज़ों में चेंज किया जाता है। केवल डैट कंजंक्शन नहीं लिया जाता, कई सारे कंजंक्शंस लिए जाते हैं। अब आप जो टेंस में चेंज करते हो तो वो टेंस में कैसे चेंजेस होते हैं, राइट? प्रोनाउंस जो हम लोग ले रहे हैं तो वो कैसे लेते हैं। तो ये जो 5 चेंजेस मैंने अभी आपको बताए ना, इन्हीं को आपको डिटेल्स में पढ़ना होता है। तो आई विश एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि आपको डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच का ओवरव्यू एक जनरल लेवल पे समझ में आ गया होगा, बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। Now finally, without any delay, let's get started direct speech and indirect speech in details. जब भी कोई आपको डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस दिया जाता है उसमें 2 चीज़ें होती हैं। रोहन सेड टू मीना, कौन किससे कह रहा है, उतने पार्ट को कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। फिर से सुन लीजिए, हु सेड टू हुम, यानी स्पीकर और लिसनर जो दिया रहता है आपको, उतने पार्ट को कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। और स्पोकन वर्ड्स जो होते हैं, जो स्पीच होती है एग्जैक्टली उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ कि इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, वो मैं इसलिए बता रही हूँ कि यही रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच तय करते हैं सेंटेंस में कि हम कंजंक्शन दैट लें या कोई और कंजंक्शन लें, राइट? हम सेट टू को टोल्ड में चेंज करें या किसी और चीज़ में चेंज करें, यानी कुल मिला के जितने चेंजेस आप करते हो ना, वो इन्हीं चीज़ों पे ही डिपेंड करता है। आपको देखना होता है कि रिपोर्टेड स्पीच में टेंस कौन सा आ रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या आ रहा है। आर यू गेटिंग? रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच हमारा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप भूलिएगा नहीं कि किसको रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है और किससे रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। वापस आते हैं अपने उन्हीं 5 चेंजेस पर जिनको हमें डिटेल से पढ़ना है। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि सेट टू को केवल टोल्ड में नहीं चेंज करते हैं, सेट टू को कई सारी चीज़ों में चेंज करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में जो भी सेंटेंस दे रखा है वो आपको चेक करना होता है कि किस टाइप का सेंटेंस। आपको सेंटेंसेस के टाइप्स पता होंगे पहले से, तो भाई अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ रिवाइज करा दे रही हूँ आपको। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आपको पता होना चाहिए, तभी आप डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच कर पाओगे, राइट? क्योंकि हमें क्या चेंज करना है, टेंस में कैसे चेंज करना है, ये डिपेंड करता है कि आपके रिपोर्टेड स्पीच में किस टाइप का सेंटेंस दिया गया है, ठीक है? तो भाई असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? सीधे सीधे जो वाक्य होते हैं या जिसमें नहीं लगा होता है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंसेस कहा जाता है। इसका दूसरा नाम होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, ओके? सेकेंड होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी 2 तरीके के होते हैं, एक जिसमें WH वर्ड्स आते हैं, एक डायरेक्टली हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम। अब इस सेंटेंस में जो क्वेश्चन है वो व्हाट से पूछा जा रहा है, राइट? सेकेंड तरीका क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का? कोई भी हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आता है। कैन यू गो देयर, एम आई योर फ्रेंड, इज शी अ डॉक्टर। तो किससे स्टार्ट हो रहे हैं सेंटेंसेस? कैन से, इज से, ओके, एम से। तो ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो अगर हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, ठीक है? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस 2 तरीके के होते हैं, एक WH वर्ड से जो स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन वर्ड से, या फिर हेल्पिंग वर्ब से। नेक्स्ट होता है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, सजेशन, एडवाइस वगैरह दिए जाते हैं, उन्हें कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की क्या पहचान होती है? ये सीधे स्टार्ट होते हैं एक्शन वर्ड से। फॉर एग्जाम्पल, क्लोज द विंडो, ओपन योर बुक, राइट? ज्यादातर किससे स्टार्ट होते हैं? एक्शन वर्ड से। या इनके नेगेटिव होते हैं डोंट से, डोंट ओपन द बुक, डोंट गो देयर,
राइट। तो ये सारे सेंटेंसेस आपके इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं। नेक्स्ट होता है आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में हम क्या एक्सप्रेस करते हैं, अपने सडन इमोशंस को, यानी अचानक से किसी चीज को देखकर जो इमोशंस आते हैं उन्हें कहते हैं हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल वाओ, व्हाट अ लवली साड़ी, राइट। सो वाओ, अलास, इनसे शुरू होने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम लोग अपने सडन इमोशंस और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं उन्हें कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। लास्ट सेंटेंस होता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिसमें हम किसी को कर्स या फिर किसी को विश करते हैं, किसी को प्रे देते हैं, दुआ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मे गॉड ब्लेस यू, और वी कैन से मे गॉड डिस्ट्रॉय यू। ओके, सो ये सारे सेंटेंसेस जिसमें हम किसी को विश और कर्स देते हैं उसे कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। सो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस सीखने के बाद वापस से आ जाते हैं चेंजेस पर। चेंज नंबर 1 क्या था, सेट टू को हम चेंज करते हैं, ठीक है। अब सेट टू को हम चेंज करते हैं कई सारे चीज़ों में, ये डिपेंड करता है रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए टाइप ऑफ सेंटेंस में। अगर जो रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस आपको मिलेगा तो फिर आप सेट टू को चेंज करते हो टोल्ड में। फिर से सुन लीजिए, रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपका सेंटेंस कैसा है, असर्टिव है, ठीक है, तो आप सेट टू को चेंज करोगे टोल्ड में। अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपको कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिल रहा है तो फिर सेट टू को टोल्ड में थोड़ी ना चेंज करेंगे। जब कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वो बताया थोड़ी ना जा रहा है, वो पूछा जा रहा है। इस वजह से हम सेट टू को चेंज करते हैं आस्क्ड में या फिर इंक्वायर्ड में। इसके अलावा अगर रिपोर्टेड स्पीच में इंपेरेटिव सेंटेंस आ गया तो अगर उस इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर दिया जा रहा है तो आप सेट टू को ऑर्डर्ड में चेंज कर दोगे। अगर उस इंपेरेटिव सेंटेंस में किसी को रिक्वेस्ट किया जा रहा है तो आप रिक्वेस्टेड कर दोगे, सजेस्टेड कर दोगे, एडवाइज कर दोगे। तो बेस्ड ऑन द सेंटेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच आप सेट टू को चेंज करते हो। इसी तरीके से अगर एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस आ जाते हैं तो फिर हम ना टोल्ड करते हैं, ना आस्क्ड करते हैं, ना ऑर्डर्ड सजेस्टेड करते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में हम करते हैं एक्सक्लेम्ड विद, और आगे आती है फीलिंग्स। एक्सक्लेम्ड विद जॉय, अगर कोई खुश है तो, अगर कोई दुखी है तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, अगर कोई सरप्राइज है तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के आने पर हम सेट टू को चेंज करते हैं प्रेड में या फिर विश्ड में या फिर कर्स्ड में। जैसा भी सेंटेंस में अगर किसी को कोई दुआ दे रहा है तो आप प्रेड लिखोगे, अगर कोई कर्स दे रहा है तो आप कर्स लिखोगे, अदरवाइज आप लिखोगे विश्ड। सो आई विश आपको चेंज नंबर 1 क्लियर हो गया होगा। यानी सेट टू को हम केवल टोल्ड में नहीं चेंज करते, सेट टू को हम कई सारी चीजों में चेंज करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस एग्जैक्टली। एक बात जानने वाली ये है कि कभी कभी आपको डायरेक्ट स्पीच में सेट टू नहीं दिया जाता है, केवल सेट लिखा होता है। फॉर एग्जाम्पल, राम सेड आई एम प्लेइंग फुटबॉल नाउ। अब सेट टू नहीं दे रखा है, केवल सेट दे रखा है, तो फिर आपका सेट का सेट रहता है, फिर आप टोल्ड नहीं करोगे, तो आपका इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा राम सेड दैट ही वाज प्लेइंग फुटबॉल देन। तो आप गौर करोगे बाकी सारे चेंजेस हो रहे हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के प्लेस पे दैट ले रखा है, टेंस में चेंज हो रहा है, नाउ के प्लेस पे देन किया है आपने, आई के प्लेस पे ही किया है। तो लेकिन क्या नहीं चेंज हो रहा है, यानी चेंज नंबर 1 नहीं फॉलो कर रहे हैं, हम टोल्ड नहीं ले रहे हैं, सेट का सेट रहेगा। और ये जो मैंने आपको बताया सेट का सेट रहता है, ये तभी फॉलो किया जाता है जब सेंटेंस असर्टिव हो, यानी अफर्मेटिव या फिर नेगेटिव हो। जैसे आई एम प्लेइंग फुटबॉल नाउ कैसे सेंटेंस है, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसी वजह से मैंने सेट का सेट रखे रहने दिया है, टोल्ड नहीं किया है। लेकिन मान लीजिए अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस दे रखा है और तब सेट दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल राम सेड व्हेन इज माई टर्न, तो यहाँ पे सेट टू तो नहीं दे रखा है, लेकिन है क्या, क्वेश्चन है, तो फिर हम सेट को सेट थोड़ी छोड़ देंगे, राइट। तो अगर आपका सेट लिखा हुआ है लेकिन सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो फिर आपको आस्क्ड करना पड़ेगा, राइट। तो आपका आंसर हो जाएगा राम आस्क्ड व्हेन हिज टर्न वाज। तो मैंने आपको ये बताया कि अगर सेट दे रखा है केवल और रिपोर्टेड स्पीच में एक असर्टिव सेंटेंस है तो फिर आप टोल्ड नहीं करते हो, सेट का सेट रहता है। चेंज नंबर 1 कवर करने के बाद लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर चेंज नंबर 2। चेंज नंबर 2 चेंज नंबर 1 से काफ़ी हद तक कनेक्टेड है। अभी आपने चेंज नंबर 1 में क्या सीखा, आपने सीखा कि सेट टू को कई सारी चीज़ों में चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे आपने सीखा टोल्ड, इंक्वायर्ड, आस्क्ड, तो इन्हीं सारे चीज़ों के साथ एक पर्टिकुलर कंजंक्शन का यूज़ किया जाता है। वापस आते हैं अपने पहले वाले एग्जाम्पल पर जो कि था रोहन सेड टू मीना आई विल टेल यू अ स्टोरी टुमारो। तो यहाँ पे सेट टू को टोल्ड में क्यों चेंज किया, क्योंकि आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है, ओके।
और मैंने यहाँ पे कंजंक्शन ले रखा है दैट। तो आपको यही सीखना है सबसे पहले कि जब कभी भी टोल्ड आता है सेंटेंस में तो हमेशा उसके साथ कंजंक्शन दैट लिया जाता है। इसी तरीके से जब आप सेड टू को आस्क्ड में या फिर इंक्वायर्ड में, यानी अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो आप सेड टू को आस्क्ड में चेंज करते हो, इंक्वायर्ड में चेंज करते हो, तो उस वक्त कंजंक्शन फिर क्या लोगे? कंजंक्शन आप लोगे इफ या वेदर। फिर आप कंजंक्शन दैट नहीं लोगे, टोल्ड के साथ दैट आता है और आस्क्ड या इंक्वायर्ड के साथ क्या आता है? इफ या फिर वेदर। फॉर एग्जाम्पल, रोहन सेड टू मीना, आर यू गोइंग टू मार्केट टुडे? सो इसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे आप? रोहन आस्क्ड मीना, सेड टू को हमने आस्क्ड में क्यों चेंज किया? क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके, तो रोहन आस्क्ड मीना, अब हम यहाँ कंजंक्शन लेंगे इफ, आप वेदर भी ले सकते हो। रोहन आस्क्ड मीना इफ शी वॉज गोइंग टू मार्केट दैट डे। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देने वाली है, वो ये कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में केवल इफ या वेदर का ही कंजंक्शन के तरीके से यूज नहीं होता, बल्कि दो कंजंक्शंस लिए जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो तरीके के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस या तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, यानी WH वर्ड से, हाउ, वाई, वेयर, हाउ मेनी, राइट। फॉर एग्जाम्पल, वेर आर यू गोइंग, वॉट आर यू डूइंग, राइट। और कभी कभी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एम आई अ टीचर, इज शी गोइंग टू स्कूल, तो इज, एम, आर, वॉज वर्ड से स्टार्ट होते हैं, कैन से स्टार्ट होते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस या तो आपको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हुए मिलेंगे, या फिर हो सकता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कोई क्वेश्चन वर्ड आता हो। तो आपको फोकस करना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरीके का आपको दिया गया है। अगर किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कोई क्वेश्चन वर्ड आ रहा है तो वही क्वेश्चन वर्ड आपका कंजंक्शन बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, रोहन सेड टू मीना, वेयर आर यू गोइंग टुडे। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो है, लेकिन किससे स्टार्ट हुआ है? वेयर से स्टार्ट हुआ है। तो हम कंजंक्शन इफ नहीं लेंगे, ना ही वेदर लेंगे। हम कौन से कंजंक्शन लेंगे? जो क्वेश्चन वर्ड यूज हो रहा है वही हमारा कंजंक्शन बन जाता है। तो हमारा आंसर होगा, रोहन आस्क्ड मीना वेयर शी वॉज गोइंग दैट डे। सो कंजंक्शन क्या लिया है मैंने यहाँ पर? वेयर, ना कि इफ। अब मान लीजिए आपके पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, आर यू गोइंग टू हेल्प मी टुडे। तो आर इज नॉट अ क्वेश्चन वर्ड, ये एक हेल्पिंग वर्ब है। तो है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो आपने आस्क्ड किया, लेकिन कंजंक्शन कौन सा लोगे आप? इफ लोगे। इसके बाद आपको ये सीखना है कि जब आप सेड टू को ऑर्डर, सजेस्टेड वगैरह करते हो, यानी कि जब आपके पास कोई इंपरेटिव सेंटेंस होता है तो फिर आप दैट का इस्तेमाल नहीं करते, कोई कंजंक्शन नहीं आता। कंजंक्शन जब नहीं आता तो हम क्या लेते हैं? हम यूज करते हैं टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म का। फॉर एग्जाम्पल, रोहन सेड टू मीना, प्लीज हेल्प मी इन माई प्रोजेक्ट टुडे। तो प्लीज हेल्प मी, ये सेंटेंस कैसा है? इंपरेटिव सेंटेंस है, इसी वजह से हमने सेड टू को रिक्वेस्टेड में किया, प्लीज आया हुआ है, तो रोहन रिक्वेस्टेड मीना। फिर हम यहाँ पे कोई कंजंक्शन नहीं यूज करते हैं, टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। और कौन सी वर्ब लेंगे? जो भी इंपरेटिव सेंटेंस में आ रही है। यहाँ पे बात हो रही है हेल्प की, तो हम लिखेंगे टू हेल्प हिम इन हिज प्रोजेक्ट दैट डे। अब इसके बाद अगर आपके पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आता है तो उस वक्त सेड टू को आप एक्सक्लेम विद एन इमोशन करते हो। आपको फीलिंग्स देखना होती है कि सेंटेंस में कौन सा इमोशन आ रहा है। अगर कोई खुश है तो विद जॉय, अगर कोई दुखी है तो विद सॉरो, एटसेट्रा। लेकिन कंजंक्शन क्या यूज करते हैं? दैट। फॉर एग्जाम्पल, रोहन सेड हर्रा वी वन। हिंदी में जैसे हम हुर्रे कहते हैं, कब बोलते हैं? जब हम बहुत खुश होते हैं, राइट। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो आपने एक्सक्लेम्ड विद जॉय कर दिया, फिर हमने कंजंक्शन लिया है दैट। तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन। चेंज 2 कवर करने के बाद आते हैं चेंज 3 पर, जो कि है चेंज इन प्रोनाउंस। अगर आपको प्रोनाउंस ना पता हो तो लेट मी टेल यू, प्रोनाउंस आर द सब्स्टिट्यूट्स ऑफ नाउंस। नाउंस के जगह पे जो हम वर्ड्स यूज करते हैं उसका सब्स्टिट्यूट के तरीके से उसे कहते हैं प्रोनाउंस। तो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, और इनके सारे जितने भी सिबलिंग्स कह लीजिए आप, इनके जो भी आप यूज करते हो आई के लिए, जितने तरीके के प्रोनाउंस होते हैं, चाहे वो मी हो, माई हो, माइन हो, राइट। तो ये सारे के सारे आपके प्रोनाउंस होते हैं। तो अगर दिए गए सेंटेंस में, रिपोर्टेड स्पीच में, यानी जो भी सेंटेंस आ रहा है आपका, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो, चाहे वो कोई सा भी सेंटेंस हो, उसमें जहां कहीं भी आपको प्रोनाउंस दिख रहे हैं उन सब में आपको चेंज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, रमा सेड टू रवि, रमा इज अ गर्ल, रवि इज अ बॉय। तो रमा ने रवि से कहा, आई कैन हेल्प यू इन योर एसे विद माई राइटिंग स्किल्स। तो आपको कितने प्रोनाउंस दिख रहे हैं? एक आई, यू, योर एंड माई। तो जितने भी प्रोनाउंस है, चाहे वो आपका पॉजेसिव प्रोनाउन हो, चाहे वो आपका ऑब्जेक्टिव केस में आ रहा हो, सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहा हो, जहां जहां प्रोनाउंस हैं आपको वहां वहां चेंज करने हैं। और चेंज करने के लिए कोई पर्टिकुलर रूल नहीं होता, आपको सिर्फ अपना माइंड यूज करना है कि कौन किससे बात कर रहा है। जो बोल रहा होता है उसे कहते हैं फर्स्ट पर्सन,
और जो सुन रहा होता है उसे कहते हैं सेकंड पर्सन। तो आपको ये देखना है कि जो हमारे प्रोनाउंस यूज हो रहे हैं वो किसके लिए यूज हो रहे हैं, स्पीकर बोलने वाले के लिए या लिसनर सामने वाले के लिए, किसके लिए यूज हो रहा है। तो रमा ने रवि से कहा आई, तो बताइए आई क्या रवि के लिए आ रहा है, नो। आई किसके लिए यूज कर रही होगी, रमा अपने लिए। यू किसके लिए यूज कर रही होगी, रवि के लिए। योर भी किसके लिए आ रहा है, रवि के लिए। माई किसके लिए यूज कर रही होगी, रमा अपने लिए। तो इट्स वेरी इजी, बस आपको ये समझना है कि प्रोनाउन किसके लिए यूज हो रहा है। अगर वो रमा के लिए यूज हो रहा है तो रमा इज अ गर्ल, तो रमा के लिए ना आप ही लिख सकते हो ना ही आप दे लिख सकते हो, तो रमा के लिए क्या आएगा, शी। अगर आप सब्जेक्ट के प्लेस पे लेना चाहते हो, अगर आपको रिप्लेस करना है किसी ऑब्जेक्ट के प्लेस पे तो आप लोगे हर, राइट। तो इट डिपेंड्स कि वो जो प्रोनाउन है वो किसके लिए यूज हो रहा है। तो आप देख सकते हो आई कैन हेल्प, तो आई किसके लिए बोल रही है, रमा अपने लिए। लेकिन आई कौन से प्लेस पे आ रहा है, सब्जेक्ट के प्लेस पे। तो किसी लड़की के लिए सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस में हम कौन सा प्रोनाउन लेते हैं, शी। तो मैंने आई के प्लेस पे क्या कर दिया, शी। इसके बाद आप देख सकते हो कि यू लिखा हुआ, आई कैन हेल्प यू, यू किसके लिए आ रहा है, रवि के लिए। तो रवि इज अ बॉय, बॉय के लिए आप ही, हिम, हिज ये सब यूज करते हो। लेकिन यू किस प्लेस पे आ रहा है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। आई कैन हेल्प यू, यानी यू कौन से प्लेस पे, वर्ब के बाद है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी लड़के के लिए ऑब्जेक्टिव केस में आप कौन सा प्रोनाउन लेते हो, हिम लेते हो। ये नहीं कहोगे आप क्या ही लगा देंगे, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, आई कैन हेल्प ही, नो। हेल्प के बाद क्या आएगा, हिम ही आ सकता है, ही नहीं लेंगे आप। तो आपको ये भी सोचना है कि किसी लड़के के लिए हमें प्रोनाउन चाहिए, लेकिन हमें कौन सी जगह पे चाहिए। अगर आपको सेंटेंस के स्टार्टिंग में चाहिए तो आप ही लोगे, या लड़की के लिए चाहिए शी लोगे। अगर किसी ऑब्जेक्ट के प्लेस पे चाहिए तो फिर आप हर या फिर हिम लोगे, राइट। अब आगे देखिए लिखा इन योर ऐसे, योर किसके लिए यूज हो रहा है, रवि के लिए। रवि इज अ बॉय, तो योर मतलब होता है तुम्हारा, तो तुम्हारा इज व्हाट, पजेसिव, राइट, पजेसिव प्रोनाउन। तो हम रवि के लिए क्या लेंगे, हिज। तो जिस तरीके का आपका प्रोनाउन है, अगर वो पजेसिव है तो आपका रिवर्ट में पजेसिव ही आएगा। अगर वो ऑब्जेक्ट के प्लेस में है तो आप प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस ही लोगे, यानी हिम लोगे, हर लोगे, देम लोगे, राइट। इसके बाद आ रहा है माई राइटिंग स्किल्स। तो माई किसके लिए यूज हो रहा है, रमा के लिए। लेकिन रमा के लिए कौन सा केस, माई मीन्स क्या होता है, मेरा, पजेसिवनेस हमको शो करनी है, तो फिर हम क्या लेंगे, हर। हम ये नहीं कि हमें रमा के लिए लेना है तो हम हमेशा शी लेंगे, नहीं। आप ये देखोगे कि रिक्वायरमेंट किस चीज की है। तो माई को कौन रिप्लेस करेगा, हर। आई को किसने रिप्लेस किया, शी ने, राइट। तो ऑल ओवर सीन ये है कि चेंज इन प्रोनाउंस में आपको बस फोकस्ड रहना है कि किस बंदे के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज हो रहा है और वो प्रोनाउन कहाँ आ रहा है। सेंटेंस के बिगिनिंग में आ रहा है तो आप ही ले लो, शी ले लो, दे ले लो, राइट। और अगर वो ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आ रहा है तो आप हिम ले लो, हर ले लो, देम ले लो, मी ले लो, राइट। और अगर पजेसिवनेस शो कर रहा है, पोजेशन शो कर रहा है, ओनरशिप शो कर रहा है, तो फिर आप माई, योर, हिज, हर, देयर यूज करोगे। तो अभी तक हमने 3 चेंजेस पर डिस्कशन कर लिया है। मैंने आपको ये सिखा दिया कि सेट टू को आप किस किस में चेंज करोगे। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जब आप इन्वर्टेड कॉमास को हटाते हो तो कौन कौन सा कंजंक्शन लेते हो, ये भी क्लियर हो गया है। देन उसके बाद मैंने डिस्कस किया कि प्रोनाउंस में कैसे चेंज किया जाता है। नाउ फाइनली वी आर गोइंग टू स्विच टू चेंज नंबर 4 विच इज चेंज इन टेंसेस। टेंसेस में कैसे चेंज करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्क्रीन पे आपको ये एग्जाम्पल दिख रहा है, ही सेड टू मी आई गो टू ढाका। तो इतने चेंजेस तो आप सीख चुके हो कि सेड टू को आप टोल्ड में चेंज करते हो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के प्लेस पे आप कंजंक्शन लेते हो। क्योंकि ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है तो आपने सेड टू को टोल्ड में चेंज किया, कंजंक्शन आपने दैट लिया। आई यूज हो रहा है स्पीकर ही के लिए तो आपने आई को ही में चेंज कर लिया। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि टेंसेस में कैसे चेंज करते हैं। तो अगर आप गौर करोगे यहाँ सेंटेंस में दिया गया था डायरेक्ट स्पीच में गो, लेकिन जब मैंने इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया तो मैंने गो की जगह क्या ले लिया, वेंट। तो सबसे पहले आपको ये सीखना है कि अगर दिए गए सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो इनडायरेक्ट स्पीच में वो फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अगर आप इसको टेंस वाइज समझो तो फर्स्ट फॉर्म किस टेंस को रिप्रेजेंट करती है, तो आंसर है सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट। और सेकेंड फॉर्म किसको रिप्रेजेंट करती है, सिंपल पास्ट। तो यानी हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब ये जो मैंने लैंग्वेज बोली कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ये सुनने में उन लोगों को तो आसान लग रहा होगा
जिनको टेंसेस की फॉर्म्स और वर्ब्स पहले से पता है, जिनके टेंसेस बड़े स्ट्रॉन्ग है, जिनको ये पता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आती है और सिंपल पास्ट टेंस में कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। हर एक को टेंसेस पर कमांड नहीं होता है। इसी वजह से मेरा ये कहना है कि भाई आप लोग जब चेंज इन टेंसेस सीखो तो आप फोकस करो फॉर्म ऑफ वर्ब पर, ना कि टेंस के नेम पर। तो अगर आपके टेंसेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप इसको कैसे याद रखोगे? आपको बस ये याद रखना है कि जब कभी भी आपको सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी तो आप उसको इनडायरेक्ट स्पीच में हमेशा सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे। तो पहला चेंज आपने सीखा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म कन्वर्ट्स इनटू सेकेंड फॉर्म। इसी तरीके से आप दूसरा सेंटेंस देखोगे तो उस सेंटेंस में दिया गया आई एम कैचिंग फिश और इसका इनडायरेक्ट स्पीच बना दिया गया ही वॉज कैचिंग। तो कुल मिला के एम कैचिंग को वॉज कैचिंग कर दिया गया, यानी एम कैचिंग होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और वॉज कैचिंग होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस कर दिया जाता है। अगेन हम टेलिंग, अगर आपको ये सुनने में नहीं अच्छा लग रहा है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस कर दिया जाता है, अगर आपका टेंस पे कमांड नहीं है तो आपको कॉन्सेंट्रेट करना है वर्ब की फॉर्म्स पर। आपको ये याद रखना है कि अगर सेंटेंस में इज, एम या फिर आर के साथ वर्ब आईएनजी फॉर्म आ रहा है, आई एम कैचिंग, शी इज कैचिंग या दे आर कैचिंग, तो उसके प्लेस पे आपको या तो वॉज के साथ वर्ब आईएनजी फॉर्म यूज करना है या फिर WERE वर्ब के साथ वर्ब आईएनजी फॉर्म यूज करना है। तो फिलहाल मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स के जरिए समझाया कि हम टेंसेस में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल्स के जरिए याद कर पाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए अलग से एक चार्ट बनवाया जाता है जिसके जरिए आप कमांड करते हो कि कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आने पर आपको कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लेके आनी है इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए। तो इस चार्ट के जरिए आप याद रखोगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का कन्वर्जन। एक तरफ डायरेक्ट स्पीच की फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स दे रखी हैं तो दूसरे साइड इनडायरेक्ट स्पीच की फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स दे रखी हैं। तो पहले नंबर पे आप देख सकते हो आपको दिया जा रहा है कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो आप उसको कन्वर्ट कर दोगे सेकेंड फॉर्म में। जैसे अभी हमने गो का क्या कर दिया था, वेंट, राइट। और स्लैश करके दे रखा है आपको वर्ब एस और एस, तो हमेशा गो नहीं आ सकता, आपके पास गोज आ सकता है, राइट्स, ईट्स। तो अगर वर्ब एस और एस फॉर्म आ रही है तो भी आपको यही करना है कि आप सेकेंड फॉर्म ही लगाओगे। तो 2 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के आने पर हम उसको सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा कौन कौन सी वो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं, वर्ब फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब एस और एस फॉर्म। यानी गो आएगा तो आप वेंट कर दोगे, गोज आएगा तो भी वेंट कर दोगे। सेकेंड नंबर पे लिखा है डज नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म या फिर डू नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म आने पर आप उसको कन्वर्ट कर देते हो डिड नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म में। सपोज सेंटेंस में आएगा डज नॉट गो तो फिर आप क्या कर दोगे, डिड नॉट गो, राइट। अगर लिखा होगा डू नॉट ईट तो फिर आप उसको क्या कर दोगे, डिड नॉट ईट। देखिए डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है आपको, कोई और फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लगाएंगे, राइट। तो डज नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म या फिर डू नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म का कन्वर्जन क्या होता है, डिड नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म। इसी तरीके से इज एम आर आईएनजी आने पर आप उसको कन्वर्ट कर दोगे वॉज या फिर वर के साथ वर्ब आईएनजी फॉर्म में, ठीक है। इतना आपको खुद ही पता होगा कि वॉज आपका सिंगुलर होता है और WERE वर आपका प्लूरल होता है, राइट। जिस तरीके से इज सिंगुलर होता है और आर आपका प्लूरल होता है। सिमिलरली हैज थर्ड फॉर्म या फिर हैव थर्ड फॉर्म अगर सेंटेंस में आएगा, फॉर एग्जाम्पल हैज ईटन आ रहा है, हैव ईटन आ रहा है, तो फिर आप उसको हैड ईटन कर दोगे, यानी हैड थर्ड फॉर्म कर दोगे। इसके बाद अगर हैज बीन वर्ब आईएनजी या फिर हैव बीन वर्ब आईएनजी आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल हैज बीन ईटिंग, हैव बीन ईटिंग, तो फिर उसको आप क्या कर दोगे, हैड बीन ईटिंग। तो भाई ईटिंग में कोई चेंज नहीं होगा, बीन में कोई चेंज नहीं होगा, केवल चेंज किस में होगा, हैज और हैव की जगह पे आप कर दोगे हैड। 6 नंबर पे जो कन्वर्जन लिखा हुआ है उसको आप याद करिएगा फर्स्ट नंबर के कन्वर्जन के साथ साथ, ठीक है। देखिए फर्स्ट में आपने क्या सीखा था, आपने सीखा था कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब एस और एस फॉर्म आती है, यानी गो या गोस याद रखिए, तो उसको हम क्या कर देते हैं, वेंट, यानी कि सेकेंड फॉर्म कर देते हैं। लेकिन मान लीजिए आप वेंट आ रहा है हमारे डायरेक्ट स्पीच में, यानी कि अगर सेकेंड फॉर्म आ रही है तो फिर आप उसको किस में कन्वर्ट करते हो, हैड थर्ड फॉर्म में। तो एक लिंक बना लीजिएगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म और सेकेंड फॉर्म किस में कन्वर्ट होती है, हैड थर्ड फॉर्म में। यानी अगर वेंट आएगा तो आप उसको क्या कर दोगे, हैड गॉन कर दोगे। इसी तरीके से 7th नंबर का जो फॉर्म ऑफ कन्वर्जन है वो आप मैच करिएगा सेकेंड से,
क्योंकि सेकंड में आपने सीखा था कि डू नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म या फिर डज नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म के आने पर आप क्या करते हो, डिड नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर डिड नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म आ गया सेंटेंस में, किसमें, डायरेक्ट स्पीच में, तो फिर आप उसको किस में कन्वर्ट कर दोगे, हैड नॉट थर्ड फॉर्म में। इसी तरीके से जो 8th नंबर पे कन्वर्जन दे रखा है उसको आप लिंक करिएगा थर्ड से, क्योंकि थर्ड में आपने सीखा था इज एम आर आई को कन्वर्ट करते हैं वॉज वर वर्ब आईएनजी में। लेकिन अगर वॉज वर वर्ब आईएनजी मिल गया आपको डायरेक्ट स्पीच में, तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए आप कन्वर्ट कर देते हो फॉर्म ऑफ वर्ब को हैड बीन वर्ब आईएनजी में। तो कुल मिला के क्या सीक्वेंस बना, इज एम आर आई कन्वर्ट्स इनटू वॉज वर आईएनजी एंड वॉज वर आईएनजी कन्वर्ट्स इनटू हैड बीन वर्ब आईएनजी। इसके बाद जितने भी मॉडल्स आते हैं उन मॉडल्स का पास्ट फॉर्म यूज होता है, जैसे विल का वुड, शैल का शुड, कैन का कुड एंड मे का माइट। लेकिन अगर पास्ट फॉर्म ही आ रही है, फॉर एग्जांपल वुड आ रहा है, शुड आ रहा है, ऑट टू आ रहा है, डेयर आ रहा है, तो फिर इसमें कोई चेंज नहीं होता, ये एज इट इज रहती हैं। तो एक बार क्विक रिवीजन हो जाए, मैंने आपको सिखाया फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब एस और यस को आप कन्वर्ट करते हो सेकेंड फॉर्म में, और सेकेंड फॉर्म को आप कन्वर्ट करते हो हैड थर्ड फॉर्म में। और अगर हैड थर्ड फॉर्म आता है तो फिर वो कन्वर्ट नहीं होता, यानी कि हैड थर्ड फॉर्म का इनडायरेक्ट स्पीच भी हैड थर्ड फॉर्म ही रहता है। और हैड थर्ड फॉर्म कौन सा टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि कौन से टेंस का कन्वर्जन नहीं होता टेंसेस में, तो आप आंसर करोगे पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी हैड थर्ड फॉर्म में कोई कन्वर्जन नहीं होता, इट रिमेन सेम। इसके बाद मैंने आपको समझाया इज एम आर आई एन जी आने पर आप वॉज या वर्ब आई एन जी कर देते हो, और अगर वॉज वर्ब आई एन जी आएगा तो आपका कन्वर्जन हो जाता है हैड बीन वर्ब आई एन जी में। और अगर हैड बीन वर्ब आई एन जी आ गया तो वैसे ही जैसे अभी हमने हैड थर्ड फॉर्म को कोई चेंज नहीं किया था, सिमिलरली हैड बीन वर्ब आई एन जी भी चेंज नहीं होता, इट रिमेन सेम। तो कुल मिला के दो ऐसे टेंसेज होते हैं जिनका टेंस कन्वर्जन नहीं होता। हैड बीन वर्ब आईएनजी को कौन सा टेंस कहते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो दो टेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें टेंसेस में चेंज नहीं किया जाता, यानी कि कौन से टेंसेस हैं वो, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके बाद मैंने आपको बताया था डू नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म या फिर डज नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म के आने पर आप कन्वर्ट करते हो डिड नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, और अगर डिड नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म आता है तो आप कन्वर्ट करते हो हैड नॉट थर्ड फॉर्म में, और अगर हैड नॉट थर्ड फॉर्म आता है तो फिर नो चेंज। सो आई विश आपको चेंज इन टेंसेस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होता है। अब आपको एडिशनली एक पॉइंट यहाँ पे समझने वाला है, वो ये कि एक पर्टिकुलर केस होता है, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें हम टेंसेस में चेंज नहीं करते हैं। फिर से सुन लीजिए, कुछ ऐसे सेंटेंसेस आपको मिलेंगे जहाँ पे आपको बाकी सारे चेंजेस तो करने होंगे, चेंज इन प्रोनाउंस, आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा के कंजंक्शन लाना होगा, राइट, बाकी सारे चेंजेस आप करोगे, लेकिन टेंसेस में चेंज नहीं होता है कुछ पर्टिकुलर केसेस में। लेट्स डिस्कस व्हाट आर दोज केसेस। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब याद करिए, मैंने आपको क्या बताया था, हु सेड टू हुम, ये जो स्पीकर और लिसनर वाला जो पार्ट होता है उसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है वो प्रेजेंट है या फिर फ्यूचर है, यानी कि आपको सेज टू या सेज या फिर विल से दे रखा है, तो उस केस में रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा, जो भी टेंस होगा, वो वैसे ही रहेगा। बाकी सारे चेंजेस आप करोगे, लेकिन आप कौन सा चेंज नहीं करोगे, चेंज इन टेंसेस। कब नहीं करोगे, जब सेज मिलेगा। सेड टू होता है तो आप चेंज करते हो ना, अभी आपने कितने सारे सेंटेंस कवर भी किया था, तो मैं आपको क्या बता रही हूँ कि जब कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस में, यानी विल से करके आएगा या सेज करके आएगा, तो फिर आप टेंस में चेंज नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस नंबर 1, शी सेज आई शैल गो टू दिल्ली, तो यहाँ पर शी सेज दैट, शैल का विल रहेगा, यानी शैल का हमने शुड नहीं किया, टेंस आपका वही रहा। अब हम शी के साथ शैल तो नहीं कर सकते क्योंकि शी के साथ विल आता है, राइट। तो यहाँ पर आप देख रहे हो टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि आपका रिपोर्टिंग वर्ब का जो पार्ट है वो आपका प्रेजेंट में है, यानी सेज दे रखा है। सिमिलरली सेंटेंस नंबर 2, आई से टू हर, यहाँ पे से आ गया, तो यानी ये भी क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। या अगर होता आई विल से टू हर, तो भी आपका केस यही रहेगा, यानी टेंस में आप कोई चेंज नहीं करोगे। और एक बात और, जैसे सेड टू को आप टोल्ड करते हो, तो अगर सेज टू आ जाएगा या से टू आ जाएगा तो उसके जगह पे टेल या फिर टेल्स हो जाता है। तो पहला केस तो आपको समझ में आ गया कि कब आप टेंसेस में चेंज नहीं करोगे। दूसरा सिचुएशन कौन सी होती है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में, यानी जो बोला गया सेंटेंस है वो अगर यूनिवर्सल ट्रूथ हो,
यानी बोला गया सेंटेंस कोई ऐसा ट्रुथ है जो पूरे यूनिवर्स में ट्रू माना जाता है, तो ऐसे लाइंस को एज इट इज लिख दिया जाता है, उसमें टेंस में कोई भी चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, टीचर सेड टू द स्टूडेंट द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो सेड टू को आपने टोल्ड किया, कंजंक्शन आप लेके आए, लेकिन टेंस में आप चेंज नहीं करोगे। टेंसेस में चेंज के बाद लास्ट चेंज पे डिस्कस करने जा रहे हैं हम, जो कि है चेंज इन सम वर्ड्स शोइंग प्रेजेंट टाइम। तो जिस तरीके से हम टेंसेस में चेंज करते हैं, वैसे ही बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि प्रेजेंट टाइम को शो करते हैं, जो नियरेस्ट टाइम को शो करते हैं। तो उन वर्ड्स में चेंज लाया जाता है और उन वर्ड्स को पास्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अगर आप गौर करो तो अभी हमने सारे टेंसेस को उसके पास्ट में चेंज कर लिया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल पास्ट में। तो जब हर टेंस अपना पास्ट में जा रहा है, तो भाई जो वर्ड्स आपके नियर टाइम को या प्रेजेंट टाइम को शो करते हैं, तो फिर वो क्यों नहीं चेंज होंगे, वो भी तो चेंज होंगे। तो इसी वजह से कुछ और चेंजेस किए जाते हैं। नाउ को देन, अगो, बिफोर, हियर, देयर, दिस, दैट, दीज, दोज, दस, सो, hence, thence, hither, thither, today, that day, tonight, that night, tomorrow, the next day, yesterday, the previous day, last के प्लेस पे the previous करके last के साथ कुछ भी आ जाएगा तो आप उसको the previous that word कर दोगे, right? नेक्स्ट के प्लेस पे आप अपकमिंग भी ले सकते हो, फॉलोइंग भी ले सकते हो। लास्ट है एट द मूवमेंट, नहीं है यहाँ पे, मोमेंट है, तो एट द मोमेंट अगर फ्रेज आ रहा है तो आप उसको एट दैट मोमेंट कर दोगे। तो आई विश वीडियो यूजफुल रही होगी। नरेशन में जितने टोटल चेंजेस होते हैं, मैंने सब पर बहुत ही डेप्थ में जाके डिस्कशन किया है, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे आपको बतानी है नरेशन में। तो आधे घंटे के इस वीडियो में मैंने कोशिश करी है कि जो 5 बेसिक स्टेप्स हैं, यानी जो 5 बेसिक चेंजेस होते हैं नरेशन में, उस पर आपको बहुत अच्छे से कमांड हो जाए। अब जो सेंटेंस के टाइप वाइज बहुत सारी चीज़ें अलग से पढ़नी होती हैं आपको, वो मैं पार्ट 2 में आपको कवर करवा दूंगी। Till the time I come with my next video, keep watching my channel Best Explanation Point and enjoy grammar and literature.